Everybody, one of the leading principle of the organizing is span of control. What is exactly mean by span of control? Span of control का मतलब क्या है? कितने सबऑर्डिनेट तुम्हारे अंडर में रहेंगे, एक सुपरवाइजर के अंडर में रहेंगे, सो दैट सुपरवाइजर क्या बेटर कंट्रोल कर पाएगा? कितने नंबर रहेंगे सबऑर्डिनेट अंडर ए पर्टिकुलर सुपरवाइजर, उस ताकि अच्छी तरह उन सारे सबऑर्डिनेट को कंट्रोल किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? स्पान ऑफ कंट्रोल बोलेंगे. हाउ मेनी नंबर ऑफ workers should work under a supervisor so that there is a proper controlling will happen, that is known as span of control. And span of control को दो है, वो वाइड स्पान ऑफ कंट्रोल एंड नैरो स्पान ऑफ कंट्रोल. वाइड स्पान ऑफ कंट्रोल क्या है? अगर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉई आर देयर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा वर्कर रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा सबऑर्डिनेट रहेंगे, फॉर बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर डेलीगेशन, एंड दोज वर्कर्स हु आर डूइंग द रिपीटेटिव जॉब्स, जो वर्कर रिपीटेटिव जॉब करते हैं एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, सबऑर्डिनेट ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? वाइड स्पान ऑफ कंट्रोल करना चाहिए. सो वाइड स्पान ऑफ कंट्रोल मीन्स that is a span of control where the particular supervisor has to control a large group of subordinates, and they are doing certain works which are routine, which are repetitive, and it is for the better communication, better delegation. This wide of span of control is required. Then after wide span of control, what is that? Narrow span of control. Wide span of control के बाद narrow span of control. Narrow span of control means एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर डेलीगेशन करना मुश्किल है, हर एक एम्प्लॉय के पास पहुंचना मुश्किल है, हर एक सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करना मुश्किल है. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? नेरो स्पान ऑफ कंट्रोल. नेरो स्पान ऑफ कंट्रोल में जो सुपरवाइजर स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ही कंट्रोल में करता है, एंड नेरो स्पान ऑफ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड where where the workers, जो वर्कर है स्किलफुल जॉब्स करते हैं, लाइक क्राफ्टमैनशिप, like ivory design, ivory works, and handicraft. These are the works they are doing. For having such type of skills, for controlling them, narrow span of control required. narrow span of control का मतलब क्या है? अगर कोई भी वर्कर जो कि स्पेशल स्किल्स से जुड़ा, लाइक हैंडीक्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है, स्पेसिफिक स्किल होना जरूरी है, उस ऑर्गेनाइजेशन में उस वर्कर को कंट्रोल करने के लिए, स्पेसिफिक वर्कर को कंट्रोल करने के लिए नेरो स्पान ऑफ कंट्रोल चाहिए. वेयर large of, in case of large organization where large group of workers are there, you can go for wide span of control, where there is only the skillful workers are there, and it is very difficult to control each and every subordinate. Then you can go for narrow span of control. Then what are the factors influencing span of control? कौन सा फैक्टर डिपेंडेंट है स्वान ऑफ कंट्रोल के लिए? स्वान ऑफ कंट्रोल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, दैट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ workers or subordinates should work under a supervisor, so that the supervisor should have a better controllability with the subordinates. So कितने वर्कर काम करेंगे, कितने सबऑर्डिनेट काम करेंगे एक सुपरवाइजर के अंडर में, ताकि एक प्रॉपर कंट्रोल हो सके तमाम वर्कर का, उसे क्या बोलेंगे? स्पान ऑफ कंट्रोल बोलेंगे. एंड दीज आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पान ऑफ कंट्रोल. मैनेजरल एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट. मैनेजरल एबिलिटी क्या है? यहाँ पे मैनेजर का एबिलिटी डिपेंड करता है, वो लार्ज ग्रुप ऑफ वर्कर को कंट्रोल करना चाहता है या स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर को कंट्रोल करना चाहता है. अगर लार्ज ग्रुप ऑफ कंट्रोल कर सकता है उसके एबिलिटी के मुताबिक, तो वो क्या आएगा? वाइड स्पान ऑफ कंट्रोल. अगर फ्यू ग्रुप ऑफ वर्कर्स और सबऑर्डिनेट को वो कंट्रोल कर पाएगा, तो हमें इसे क्या बोलेंगे? नैरो स्पान ऑफ कंट्रोल बोलेंगे. कंपिटेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, and it depends upon also the subordinate. If the subordinates are skillful, they are doing the work which required a lot of skills, specific skills, and then you can go for narrow span of control. If the workers are coming and they are doing as usual their works, they know what to be done and how to be done, everything knows, then you can go for wide span of control. Nature of work, whether they are going for daily work or some unplanned work, you have to see that
if the nature of work is quite I told certain skillful work is there, certain design type, certain artistic type of work is there with the worker, then you go for narrow span of control, otherwise you can go for wide span of control. Then delegation of authority. Delegation of authority means what? तुम कैसे अपना पावर को दूसरे को ट्रांसफर करते हो, उसे क्या बोलेंगे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इफ द पावर बीइंग ट्रांसफर्ड one person to another person, one party to another party, then तुम्हें क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे हम? उस कंट्रोल को क्या बोलेंगे? उस स्पान ऑफ कंट्रोल को वाइड स्पान ऑफ कंट्रोल बोलेंगे. डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मींस कितने लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग आते हैं हमें सुझाव देने के लिए और सुझाव लेते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में अगर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय पार्टिसिपेट है, ज्यादा से ज्यादा वर्कर को पार्टिसिपेट किया जा सकता है, तो उस डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में हमें वाइड स्पान ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा. So these are the factors influencing the span of control. Then line organization. There are two type of organization is there. One is line organization, another one is line and staff organization. दो organization होगा, एक line organization होगा, दूसरा line and staff organization होगा. Line organization क्या है? Line organization जो कि ओल्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि द फ्लो ऑफ अथॉरिटी जहां पे टॉप टू बॉटम आता है एंड पोजीशन आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो हायरार्की है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, और हमेशा जो अथॉरिटी फ्लो होता है टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, उस टाइप को ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? लाइन और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को पता है कौन तुम्हारा सुपीरियर है, कौन तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, तुम किससे अकाउंटेबल हो, तुम किससे रेस्पॉन्सिबिलिटी किससे तुम हासिल करना चाहते हो, किसको तुम पावर डेलीगेट करना चाहते हो, किसके पास पावर है, जो कि ऑलरेडी डिफाइन है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन आएगा, वहां पे जो अथॉरिटी है, वहां पे जो पावर है टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा. लाइक एवरी पर्सन, एवरी people in the organization are connected in a scalar principle. Scalar chain principle means हर एक एम्प्लॉय और वर्कर एक चेन की तरह आपस में जुड़े होंगे, जहां पे कि हर एक वर्कर टॉप टू बॉटम में से होंगे और वो ऑर्डर रिसीव करेंगे टॉप लेवल से, एंड जो पावर है फ्लो होगा टॉप से बॉटम तक. उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे. Then pure line of organization. Pure line organization क्या है? जहां पे कि almost all every workers are under a particular supervisor and all the workers are doing similar type of work. उस type of organization को हम क्या बोलेंगे? Pure line of organization. In case of pure line of organization, given level of perform, here all person at a given level perform the same type of work. The division are solely for the purpose of control and direction. The departmental division are made only for the sake of convenience and control. All workers perform the same type of work. यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन है, बहुत बड़ा सेंटेंस है. All the workers perform the same type of work. तुम अगर एक एक्स वर्कर जो कि सुपरवाइजर के अंडर में होगा, वाई वर्कर डिफरेंट सुपरवाइजर के अंडर में होगा, दोनों वर्कर सिमिलर टाइप ऑफ वर्क करेंगे एंड दे हैव टू आंसरेबल टू देयर सुपरवाइजर, देयर टॉप अथॉरिटी, देन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे पिक्चर दिया है, यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया हूँ. प्रोडक्शन मैनेजर जो कि टॉप में आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में कौन है? सुपरवाइजर. सुपरवाइजर आर द बिलो to the production manager, and under supervisor A, supervisor B, supervisor C, all the workers are there. Supervisor A के अंडर में कुछ workers है, and these are subordinate of supervisor A, worker 1, worker 2, worker 3. Similarly, worker 1, worker 2, worker 3, they are the subordinate of supervisor B. Similarly, this worker 1, worker 2, worker 3, they are the subordinate of the supervisor C. And these all workers, they are performing the similar type of work. वो सब वर्कर क्या है? सेम टाइप ऑफ वर्क करेंगे. सो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? प्योर लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन.
देन डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एंड हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड पीपल रहेंगे और वो स्पेसिफिक फंक्शन को ही देखेंगे, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को देखेंगे। सो dividing the organization department wise or dividing the organization functional wise, then that is known as departmental line organization. Under departmental line organization हर एक वर्कर क्या है, वो एक डिपार्टमेंट से जुड़े होंगे, जो जिस डिपार्टमेंट में वो जुड़े होंगे वो डिपार्टमेंट में वो स्पेशलाइज्ड है। अगर एक वर्कर मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड है तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जुड़ जाएगा। अगर एक वर्कर फिनेंस में माहिर है तो फिनेंस डिपार्टमेंट में जुड़ जाएगा। सपोज ही नोज हाउ टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हाउ टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर द बजट, देन ही कैन indulge himself to the finance department. If somebody is good at marketing, then he can indulge himself in marketing department. So based upon your specialization, you are attached to a particular department, that is departmental line organization. सो यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे, एंड यहाँ पे हर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो इनके ऊपर है, इनके इनके ऊपर है, ये सब जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर में ही रहेंगे। हियर देयर आर डिफरेंट functions are there, like finance function, or under the finance manager is taking care of the finance function, the production manager is taking care of the production function, the marketing manager is taking care of the marketing function, the personal manager is taking care for the personal, that is HR function. So these are different managers are there in different function or different department, and under this particular manager, deputy managers are there. Deputy manager 1, deputy manager 2. Under deputy manager, different supervisors are there. Under supervisor, workers are there. So all the supervisor who are concerned with a particular department, they are there with the department. The worker who are efficient enough or specialized enough to do the work in a particular department, they are attached with a particular department only. अगर वर्कर को मालूम है कि वो मार्केटिंग अच्छा कर सकता है तो वो क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा है, एंड अल्टीमेटली he has to accountable to his staff, his superior, that is his supervisor, and supervisor has to accountable to his deputy manager, and deputy manager has to accountable to the particular marketing manager or the manager, and also the manager has to accountable to the chief executive officer. So these are the way the organization is divided on the basis of different kind of specialization. Organization को different specialization के हिसाब से, different functional के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, और हर एक वर्कर जो कि डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में डिफरेंट एक डिपार्टमेंट में जो कि उसका एफिशिएंट है, वो एफिशिएंट है उस डिपार्टमेंट से जुड़ जाता है और उस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एज आई टोल्ड एर्लियर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जहाँ पे कि पूरा डिफाइन है कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, आपको पता है, उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। एंड हमेशा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी फ्लो करता है, टॉप टू बॉटम में ऑथोरिटी फ्लो करता है। सो मेरिट क्या है, सिंपल टू वर्क, ये बहुत सिंपल है, तुमको मालूम है तुम क्या करोगे, तुम किससे अकाउंटेबल रहोगे, और तुम्हारा पावर क्या है, तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब आपको मालूम है, एक वर्कर को मालूम है, इसलिए ये दिस इज सिंपल टू वर्क। देन इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव, इट इज लेस कॉस्ट, देयर इज नो सच पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड, देयर इज नो सच पेन एंड पेपर इज रिक्वायर्ड और black and white is required, so it is much more economical and effective also. It also allows quick decision and efficient coordination. एक एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन के लिए एंड क्विक डिसीजन में करने के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ नहीं है, कौन किसके ऊपर है, कौन आपका बॉस है, कौन आपका सुपीरियर है, कौन कौन सबऑर्डिनेट है आपका, आप उसको डेलीगेट करोगे, अथॉरिटी डेलीगेट करोगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाएगा। एंड सो व्हाइल टेकिंग द डिसीजन आल्सो यू आर टेकिंग द डिसीजन क्विकली आल्सो, एंड इट इज वेरी एफिशिएंट कोऑर्डिनेट, हर एक वर्कर को कोऑर्डिनेट करने में कोई भी मुश्किल
मुश्किल नहीं होता है यहाँ पे। It confirms to the scalar principle of the organization. It confirm scalar principle क्या बोलता है हर एक आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन का वो एक स्केलर की तरह वो एक कनेक्ट होता है, चेन की तरह कनेक्ट होता है। मीन्स एवरी superior there is a subordinate, every subordinate there is a superior, and everybody are linked as a chain from top to bottom. So ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्केलर प्रिंसिपल को फॉलो करता है या कंफर्म भी करता है। इट प्रमोट्स द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? You have to give answer, you have to be accountable to one boss only। तुम्हारा एक ही बॉस रहेगा। अगर एक सबऑर्डिनेट का दो बॉस रहेंगे तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, BOSS। so that's why it is very important that ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करता है यूनिटी ऑफ कमांड को। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ए सबऑर्डिनेट शुड गिव आंसर और शुड बी अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली। Then in a line organization, the responsibility for the performance of task is fixed upon definite individuals. Therefore, there is accountability of delegated task. Okay, हर एक वर्कर्स का, हर एक सबऑर्डिनेट का जो वर्क होता है वो डिफाइन होता है एंड उसको उसके हिसाब से अथॉरिटी भी डेलीगेट होता है। सो उसका परफॉर्मेंस उसके हिसाब से जज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जा सकता है। There is excellent discipline in a line organization due to the unified control and undivided loyalty. आप जिस पोजीशन में हो, आपका जो पावर है उस पावर के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलता है, लॉयल्टी मिलता है और यहाँ पे हर एक प्रोसेस से जुड़े हैं, हर एक डिसिप्लिन से जुड़े हैं। सो देयर इज एक्सीलेंट डिसिप्लिन इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। Then the overall cost of running the organization is low due to the non-involvement of staff personnel। यहाँ पे staff personnel को यहाँ पे सब line line people are involved in case of line organization। That's why all the staff who are the supporting to the organization, they are not involved। So that's why the cost of operating the particular business or the organization become reduces। So these are the merits of line organization। Then what is the demerit of line organization? There is excessive work, too much is expected from the executive। यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो वर्क करता है उससे ज्यादा से ज्यादा वर्क और कंट्रीब्यूशन और आउटपुट उम्मीद रखता है ऑर्गेनाइजेशन। सो ये अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द लैक ऑफ मैनेजरल स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे क्या है, हर कोई अगर सेम टाइप ऑफ वर्क करेगा तो कभी स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। द लैक ऑफ मैनेजरल स्पेशलाइजेशन, मैनेजर यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज नहीं हो पाता है because it depends upon the power, it depends upon the qualification, it depends upon the post। So that's why the managers are lagging behind this specialization। There is a lack of coordination among various departments। line organization में problem क्या है, coordination करना मुश्किल है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मकसद अलग होगा, फिनेंस डिपार्टमेंट का मकसद अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मकसद होगा। अगर मकसद अलग होने से भी ये लोग आपस में अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो उसके बाद उससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट टू सेल ए प्रोडक्ट बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट producing B product, then there is no proper coordination among the department। The ultimate authority for taking all decision lies with the line officer। The flow of information is downward। यहाँ पे जो अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास रहेगा, जो टॉप मैनेजमेंट है उनके पास रहेगा एंड लाइन ऑफिसर के पास रहेगा। इसलिए क्या है, वो प्रॉब्लम है। सो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज लिटिल बिट डाउनवर्ड। देयर इज ए स्कोप ऑफ फेवरेटिज्म इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्कर यदि वर्कर के से आप पार्सलिटी भी कर सकते हो, उसको फेवर भी दिखा सकते हो, देन इट इज ए प्रॉब्लम। The business is dependent on some key persons and sudden disappearance of such key persons from the scene may create instability। अगर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो एक की पर्सन होते हैं, जो कि यूनिक की पर्सन होते हैं, वो अगर हट गए, वो अगर लीव में चले गए, वो उनका अगर कमी खलेगी ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या होगा, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेबिलिटी। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेबल हो जाएगा उस की पर्सन के एब्सेंस में। So these are the demerits of what, line organization। Then line and staff organization।
now we are reading line and staff organization. Line are the people, line are those positions or those elements where uh, they are the decision making people. Line people are the decision making people जो लाइन में रहेंगे, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेक करेंगे। वो वो कुछ ना कुछ उनके पास पावर होगा, ऑथोरिटी होगा, एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन को जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करने के लिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत लाइन they are the people, they are having the important role, and also this line organization people are also accountable for accomplishing the primary objective and also for making decision. So the line people are the decision makers. Staff people are those which are having responsibility and authority providing advice and service to the line. लाइन को जो सर्विस देते हैं, लाइन को जो एडवाइस देते हैं, एडवाइजरी सर्विस जो देते हैं, जो कि एडवाइस ही देंगे, उनका जो अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी है टू गिव एडवाइस टू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या बोलेंगे, स्टाफ बोलेंगे. सो इन केस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू एलिमेंट, देन वन इज लाइन एलिमेंट एंड अनदर स्टाफ एलिमेंट. इन केस ऑफ लाइन एलिमेंट पे क्या होता है, लाइन एलिमेंट में जो डिसीजन लेता है, जो जिसका पावर है वो डिसीजन लेता है, वो डिसीजन तैयार करता है. जो स्टाफ एलिमेंट है वो लाइन एलिमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, उनके स्किल के मुताबिक, इनके नॉलेज के मुताबिक, उनके एक्सपर्टाइज के मुताबिक स्टाफ पीपल गिव एडवाइस टू द लाइन पीपल. Then this is the line and staff organization. This is a line and staff organization. This is the line organization. Look at marketing manager is there, sales manager is there, assistant sales manager is there. This is the line organization, and to support this particular line organization, all the staff people are there. Marketing research manager, marketing planning manager, promotional manager, production development manager. यहाँ पे एक मार्केटिंग का फंक्शन लिया गया है, जहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है, जो कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं. उन तमाम लाइन मैनेजर को सपोर्ट करने के लिए स्टाफ है, प्रमोशनल मैनेजर, प्रोडक्शन डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर, मार्केट प्लानिंग मैनेजर. वो क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. ये डिसीजन मेकिंग पीपल है, ये क्या है, सपोर्टिंग है. क्यों सपोर्टिंग है, उनके पास नॉलेज हासिल है, उनके पास एक्सपर्टाइज है, उनके पास स्किल है. यहाँ पे मैनेजर का क्या है, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, इसलिए क्या है, वो दूसरे से सहायता लेते हैं. उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे. So what is the merit of line and staff organization? There is a plan specialization. There is a plan. Everything is planned in this case of line and staff organization. It is planned. कौन किस डिपार्टमेंट से जुड़ जाएगा, कौन किस डिपार्टमेंट में रहेगा, सबको मालूम है. अगर सेल्स पर्सन है और सेल्स मैनेजर है तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में रहेगा. अगर और कोई है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो रहेगा. There is a well defined authority and responsibility. The line of command is maintained. यहाँ पे क्या है, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को मालूम है, एंड लाइन कौन किसको कमांड देगा ये भी मालूम है, ये भी मेंटेन होगा. There is bifurcation of conceptual and executive function. कंसेप्चुअल कौन ऑब्जेक्टिव और गोल तैयार करेगा और कौन एग्जीक्यूट करेगा, ये क्लियरली डिफाइन है. The staff with expert knowledge provide opportunity to the line officers for adapting rational multidimensional view towards the problem. The staff, जो स्टाफ एक्सपर्ट नॉलेज है, ये क्या है, लाइन ऑफिसर को एक सुझाव देते हैं, एक एडवाइस देते हैं. सो द स्टाफ पीपल act as an advisor to the line people for solving different kind of problem. This type of organization nourishes organization growth as each man grows in his own. अगर आपके पास स्किल होगा, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास एक्सपर्टाइज होगा, तो आप जो एक्सपर्टाइज है उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको पावर मिलेगा, उस आपको भी कुछ ना कुछ मदद मिलेगा आपके जो सुझाव रखने से. सो ये आपका फायदा है.
Then demerits of line and staff organization. There is bound to be a occasion when line and staff may differ in opinion. अगर line organization का, line people का, line element का अगर different opinion होगा, staff people अगर different opinion होगा, then उन दोनों का जो opinion नहीं मिलेगा, आपस में नहीं मिलने से वो क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से खिलाफ है, इंटरेस्ट के खिलाफ है. There is a misinterpretation of expert advice by incompetent line executive. There is misinterpretation of even the staff people are expert in giving the advice also, but line people are not incompetent, not उनके पास line executive जो है वो क्या है, उस सुझाव को जो स्टाफ देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. द स्टाफ पीपल फील देमसेल्फ स्टाटसलेस विदाउट अथॉरिटी. स्टाफ पीपल का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, लेकिन उसको उनको अगर स्टाटस नहीं मिला, उनको अगर रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनको अगर प्रेस्टीज नहीं मिला, तो वो क्या है, they are not feeling good because they are lacking with the authority. उनके पास पावर कुछ नहीं है. Staff becomes ineffective in absence of authority. So staff also ineffective हो जाते हैं अगर उनके पास अगर authority नहीं होता है. So these are the demerits of line and staff organization. Apart from this type of line organization and line and staff organization, there are other type of organizations there. One is formal organization, another informal organization. Formal organization क्या है, जो कि organization structure से जुड़ा है, जो कि organization में कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, all everything is written in pen and paper, and everything is based upon rules, regulation. There is priority is given to the upper people and less priority is given to the lower people and vice versa. So that's why it is important that formal organization to execute any kind of work, formal organization is required. And also another organization is there informal organization, जो कि friendship से शुरू होता है, जो कि by going to canteen, by going to cafeteria, or by going to tea shop, these are kind of informal organization took place, where there is a lot of chit chat, where there is an informal way of talking, where the friendship become more important than the who is superior, who is subordinate. That is not important in case of this kind of informal organization, but in case of formal organization, it is more important that I'm your boss, you should respect me all the time, and you can't talk with me anywhere. And that is the formal organization. In case of informal organization, you can have a better interaction in between your boss and the subordinate will talk easily with their superior. So and there is a lot of brotherhood, harmonious relationship created in case of informal organization, and the message passed easily, and communication passed easily in case of informal organization, whereas in case of formal organization it is based upon pen and paper से जुड़ा है, जो कि रूल और रेगुलेशन से जुड़ा है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में जुड़ा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आते हैं, ये बॉस, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, workers, employees, employer. So these all are meeting together. They are sharing their ideas, opinion anywhere, anytime, without any hesitation, by feeling that all are their friends, and there is a group cohesiveness is there among the people in the particular informal organization. So that is the difference between the formal organization and informal organization. Formal में rule होगा, regulation होगा, boss, I am your boss, you are my subordinate, you can't talk freely, you have to take an appointment, there is everything in black and white. In case of informal organization, there is no such case. Whether you are superior or subordinate, let's come together, let's have a dinner together, let's have a lunch together, let's have a tea party together, and there is a brotherhood ness will come in case of this particular informal organization. This is the another type of organization, that is formal and informal organization. This is all about today's class about the type of organization. Thank you. Hope you listen patiently.